Welcome for the today's session. Good afternoon, all. Welcome, ma'am, to today's session. I would like to introduce ma'am. Yeah. Lieutenant Alice Stella Virginia KJ, ma'am, has worked in the military hospital in India, Ministry of Health, Sultanate of Oman and Libya, Government Medical College, Calicut. She has done her master. She has been a master facilitator trainer, international, national faculty and faculty for national program in palliative care. Presented in the development of palliative care curriculum for undergraduate medical and nursing students, contributed in developing manuals for doctor, nurses, volunteers and students, presented paper in international conferences of Indian Association of Palliative Care and has conducted workshop. Participating palliative care services since 2007. Achievements: Best Nurses Award 2014-2015 IMA Core International Excellence in Palliative Care Award 2019 to 2020, Award of Excellence and Leadership by Cancer Aid Society. Welcome, ma'am. Welcome for today's session. Today our session is respiratory symptom. Over to you, ma'am. Thank you so much, Neha, and thank you, Senior. So I welcome all the participants for my session. और total कितना लोग है? How many people are participating? Ma'am, around 30. 30. Okay. Is this one visible? Yes, ma'am, it is. Okay, so I'll make it as slides. Okay, so welcome to all the participants and आपको सबको इस सेशन में स्वागत है। तो हम लोग आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है? रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। सो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में आज हम लोग बेशक इतना कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। एक तो डिस्निया, जो हम बोलते हैं सांस फूलना, सांस लेना तकलीफ होता है। डेथ रैटल, उसके बारे में बताएंगे। जब ये मरीज अपना आखिर जगह में पहुंच जाता है मरने के टाइम, उनको कुछ प्रॉब्लम रहता है, उसके बारे में डेथ रैटल बताते हैं हम। खांसी के बारे में, और खांसी के साथ साथ जो खून बाहर आता है, जब खांसी करने के टाइम खून भी आता है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? सो सांस फूलना मतलब क्या है? सांस फूलना मतलब बहुत सारा चीजें हैं सांस फूलने में, है कि नहीं? मतलब सांस फूलना इतना अच्छी बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है जब सांस फूलता है तो। और जो सांस जिसको हो रहा है वो बता सकता है कि उनको कैसे लगता है जब सांस फूलता है। कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। वो देखो, ऐसे लग रहा है कि कोई मुझे थोड़ा सा कुछ दो ताकि मैं सांस ले सकती हूँ करके, बहुत ही मुश्किल होता है। सो ये ग्रीक लफ्ज से निकाला हुआ है। डिस मतलब बैड और डिफिकल्ट यानी मुश्किल है, और निया मतलब ब्रीथिंग, ब्रीथिंग यानी जो हम सांस लेते हैं। और सबसे बहुत जरूरी है हमारा शरीर के लिए हमेशा हमारा ये जो एयरवे है, सांस लेने का जो एयरवे है, वो हमेशा खुला रखना है। कभी कभी थोड़ा सा भी हमको जुकाम लग गया तो बहुत मुश्किल होता है ना, रात के सोने के टाइम हम लोग को मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? तब अब सोचो, जब हमको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई हमारा गर्दन पकड़ा है, नहीं तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ गया है कि मेरे को सांस ले नहीं पा रहा है, तब हमको सिर्फ शारीरिक नहीं है,
मानसिक भी बहुत ही मुश्किलें सहना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि पेशेंट को ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है। ठीक है, सो पैलिएटिव केयर में ये तो एक कठिन सिम्टम है, मतलब जो भी एक हमको एक चैलेंज होता है, क्योंकि जब पेशेंट सांस लेने में तकलीफ होकर हमारे पास आता है, बहुत ही मुश्किल होता है पेशेंट को समझाना, पेशेंट को फैमिली को समझाना, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जितना भी कुछ बोल सकते हैं बोलेंगे, तब भी फिर भी उन लोगों को ऐसे लगता है कि सांस ले नहीं पाएंगे और मैं मर जाएंगे करके। और कैंसर पेशेंट्स में कम से कम 70% ऑफ कैंसर पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है, और स्पेशली जब उन लोग अपना डेथ का नजदीक पहुंचता है, मरने का कुछ दिन हफ्ते पहले ही ये शुरू हो जाता है। ये देखना चाहिए कि सांस में जो तकलीफ होता है, सांस जो फूलता है, उसके लिए बहुत सारा कारण होता है। ठीक है, और एक बात है कि जो वो महसूस करता है उनको मालूम नहीं उनको कैसे लगता है करके, लेकिन जो उसको देखता है उनको भी मुश्किल होता है। जैसे कि फैमिली, अगर एक फैमिली देखता है कि उनका एक रिलेटिव या उनका जो भी है नजदीक, उनको सांस लेने में तकलीफ होता है, एक्चुअली रिलेटिव को भी वो तकलीफ होता है, और उनको समझ में भी आता है कि उनको तकलीफ हो रहा है करके। जैसे कि हम लोग देखता है ना, अगर अस्थमा पेशेंट आ जाता है, सांस लेने में तकलीफ, पेशेंट बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जैसे हम देखते हैं ना, हमको पता चलता है कि पेशेंट को सांस लेना तकलीफ होता है करके। ठीक है, सो कभी आप लोगों ने पूछा है पेशेंट को कि जब सांस लेने में तकलीफ होता है कैसा लगता है? और शायद पेशेंट बताया भी होगा, आपको बताया होगा कि मेरा चेस्ट, छाती में ऐसा लगता है कि छाती टाइट हो रहा है, सांस ले नहीं पा रहा है, सांस लेने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई यहाँ पर मुझे गले में दबा दिया, नहीं तो मेरे को ये हवा मिलने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। कोई ऐसे भी बताया होगा कि ऐसा लग रहा है कि मैं पानी के अंदर डूब गया और सांस ले नहीं पा रहा है। सो पेशेंट का एक तरीका होता है हमारा हमसे बोलने के लिए कि उनको कैसे लगता है जब सांस लेने के टाइम। अभी सोच लो, अभी जैसे कि आप मेरे बारे में सोचो कि जैसे उम्र बढ़ते जाता है, चलने के टाइम सांस फूलेगा, हमको स्टेप्स सीढ़ी चढ़ाने के टाइम सांस फूलेगा, है कि नहीं? कभी कभी है ना, हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही झुकने के टाइम भी हमको सांस, और ज्यादा बात करने के टाइम सांस फूल जाता है। स्पेशली जो लोग बुजुर्ग है, उनका उम्र के साथ साथ ये सब बहुत मुश्किल होता है सांस लेने में। और एक दूसरी बात ये है कि जब हमारा सांस फूलता है, हम ज्यादा परेशान हो जाता है, और जब हमारा परेशानी बढ़ जाता है और सांस ले फूलना ज्यादा हो जाता है। क्यों? तब डर लगता है। यही पेशेंट के साथ होता है। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होता ही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ है ना, मानसिक की तरफ उनको ज्यादा सोच सकता है कि मेरे को क्यों सांस लेने में तकलीफ होता है। वो ज्यादा चिंता करते करते क्या होता है, सांस लेना और मुश्किल हो जाता है, और सांस फूलना ज्यादा हो जाता है, और वो सोच जाता है मैं मर जाएंगी करके। और इसका कारण बहुत है। एक तो कैंसर का कारण है, आप देख सकते हैं कैंसर, जैसे कि छाती का कैंसर होता है, नहीं तो ब्रेस्ट का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, कोलन कैंसर, रेक्टम कैंसर, ये सब चीज में हमको सांस फूलता है। फिर वो भी क्यों है, कभी कभी हमारा प्लूरल एफ्यूजन होता है, प्लूरा के बीच में पानी, छाती में ना पानी बढ़ जाता है, तब सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा। कभी हम जो ट्यूमर है बढ़ जाएगा, और जो सांस ले रहे ब्रोंकस उसको दबाएगा, तो सांस लेना तकलीफ होता है। तो बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से हमको तकलीफ होता है। ट्रीटमेंट की वजह से जब न्यूमोरेक्टोमी कर लेता है,
तभी सांस का तकलीफ है। रेडिएशन देने के बाद क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है, तब सांस का तकलीफ होता है। कभी कभी कीमोथेरेपी देने के बाद फाइब्रोसिस, निमोनाइटिस, कार्डियोमायोपैथी, तभी हमको सांस का तकलीफ होता है। सो अगर आप देखते हैं, बहुत सारा कारण है जिसकी वजह से हमको सांस की तकलीफ होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा। सिर्फ कैंसर के साथ साथ और भी चीजें, जैसे कि एनीमिया, खून का कमी होता है तभी होगा। खून का कमी, हमारा छाती में पानी भर जाता है, निमोनिया हो जाता है, कभी कभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बहुत सारी चीजें हैं। और जब हम लोग को कमजोरी भी लग जाता है तभी हमको सांस का तकलीफ होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है। और साथ साथ और भी है, सीओपीडी, आस्थमा, हार्ट फेलियर होता है, कभी कभी किसी को ना ज्यादा बुखार हो जाता है तभी हो जाता है। और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब में हमको तकलीफ होगा। जैसे एक आपने सुना होगा, बच्चे लोग है ना, जब अभी ये जो 10th और 12th एग्जाम वगैरह आता है, अगर उन लोग ठीक से पढ़ाई नहीं किया, नहीं तो उनको थोड़ा सा डर लगता है, सांस का तकलीफ शुरू हो जाएगा, सांस लेने में बोलेगा मेरे को सांस ले नहीं पा रही हूँ, क्योंकि डर की वजह से वो सोच सोच के अब क्या होगा एग्जाम में, मैं क्या लिखूं, मैं पास होंगे कि नहीं, ये सोच सोच के उनको पैनिक अटैक्स आ जाता है। और जब हमारा उम्र बढ़ते जा रहा है तभी हमको सांस फूलना होता है। सो हम कैसे उसको मेजर करेगा, एक्चुअल स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट का नहीं है, फिर भी हम पेशेंट से बात कर सकता है, पूछ सकता है, माई आपको सांस लेने में जो तकलीफ हो रहा है, कितना तक आपको तकलीफ हो रहा है, थोड़ा सा होता है, नहीं तो आप उसको सहन कर पाता है, नहीं तो बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है। सो हमको कैसे पता चलता है कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होता है? एक तो हम देखने से हमको पता चलता है, जैसे आप देख रहे एक पेशेंट सांस ले रहा है इसे जल्दी जल्दी, इसका मतलब पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होता है। और दूसरी बात क्या है, उसका कारण देखने के लिए हम लोग एक्सरे ले सकता है, नहीं तो स्कैन ले सकता है, जिसमें हमको पता चलेगा पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होता है। और कभी कभी हम लोग आर्टेरियल ब्लड भी ले सकता है, उसमें भी हमको पता चलेगा पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा। सो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करने से हमको तो कुछ पता चलेगा, उसका एक्चुअल कारण क्या है करके, नहीं तो वैसे भी देखने से भी पता चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पेशेंट को सांस फूलता है, क्या हो कैंसर की वजह से या कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से, हम कुछ कर पाता है उसका साथ, वो जो पेशेंट को अभी जो तकलीफ है वो कम कर पाएगा कि नहीं हम जो पेशेंट का छाती में पानी भरा हुआ है वो कुछ हम कर सकता है क्या? ऐसे तो नहीं है कि पेशेंट का धीरे धीरे पेशेंट का फैमिली बोल रहा है पहले फिर भी ठीक था, लेकिन आजकल थोड़ा सा सांस का तकलीफ, सांस फूलना ज्यादा हो गया, जब देखो लेटे रहता है, सोते रहता है। हमको सबसे पहले ये सोचना चाहिए, कुछ ऐसे कारण है जो हम करेक्ट कर सकता है, सही कर सकता है, उस कारण को हमको ढूंढना है और उसके लिए हम इलाज करना है। तो इसका मतलब यह है करेक्ट करेक्टेबल, ठीक है। कुछ कारण है जो हम ठीक कर सकते हैं, उसको पहले हम करना चाहिए। तो और दूसरी बात है, ऑलरेडी उनको मुश्किल है और ज्यादा मुश्किल नहीं देना चाहिए, ठीक है। और एक बात और एक चीज सोचना चाहिए, क्या जो हम कर रहे पेशेंट के लिए एक्चुअली उसके लिए ठीक है कि नहीं, एक बात। और दूसरी बात, अगर पेशेंट अपना मरने का मतलब समय नजदीक आ गया, शायद आप जो कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए ठीक नहीं होगा, नहीं तो पेशेंट उसमें ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पेशेंट और पेशेंट का फैमिली से हम बात करना चाहिए, बोलना चाहिए पेशेंट का फैमिली को कि पेशेंट का दिन अभी बहुत कम है, इसलिए ये सांस फूलने का ये जो अभी जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो रहा है,
हम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे पेशेंट के लिए, जितना हम हो सकता है उतना हम करेंगे। सबसे पहले हम देखना चाहिए, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन यानी हम लोग बोलते हैं ना कीटाणु, इन्फेक्शन है, उसके लिए हम लोग दवा देना चाहिए। खांसी है तो उसके लिए दवा देना चाहिए। कभी कभी पेशेंट को बहुत सांस का फूलना तकलीफ होता है, और जैसे कि पेशेंट अस्थमा पेशेंट्स है, सीओपीडी पेशेंट्स है, उनको हम लोग स्टेरॉइड्स, ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह देना पड़ता है। एक चीज याद रखना, हम लोग जैसे कि नर्सेस है, डॉक्टर साहब जो मेडिसिन लिखते हैं वही हम देते हैं, राइट। तो इसलिए मैं ज्यादा मेडिसिन के बारे में की तरफ नहीं जाएंगे, बस इतना बता सकती हूँ कि जैसे जैसे पेशेंट को जो भी दवा डॉक्टर साहब लिखता है, ये देखना चाहिए कि आप सही समय पर दवा देता कि नहीं। सही समय पर पेशेंट को दवा देना चाहिए, नहीं तो उनका फैमिली को बोलना चाहिए ये दवा वगैरह सही समय पर लेना है, ठीक है। और एक बात है, जैसे कि ओपियोइड्स है, ठीक है, मॉर्फिन ऐसा वाला ड्रग्स है ना, वो है ना कभी कभी अच्छा है कि पेशेंट का जो सांस फूलने का वो जो तकलीफ होता है ना, ओपियोइड से वो कम भी हो जाता है। अगर पेशेंट को खून का कमी है तो हम लोग को खून चढ़ाना पड़ेगा। अगर पेशेंट को एसआईटी से मतलब पेट में पानी भरा हुआ है, नहीं तो छाती में पानी भरा हुआ है, उसको निकालना है। निकालने से पेशेंट का सांस थोड़ा सा ठीक हो जाता है। अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर है तो डायरेटिक्स देना पड़ता है, एसी इनहिबिटर्स, डिजॉक्सिन, सो बहुत सारा दवा है जो पेशेंट का सांस का तकलीफ कम कर सकता है, लेकिन कारण पता करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों को उनका इलाज करना है। जैसे कि ओपियोइड्स इन डिस्निया, जब सांस फूलता है, मॉर्फिन में पेशेंट है तो इतना प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, नहीं तो हम लोग एडिशनल देता है, क्योंकि मॉर्फिन है ना तो वो जो हमारा वो जो सांस लेने को जो प्रक्रिया है ना उसको थोड़ा सा कम कर देगा, सो पेशेंट आराम से सांस ले पाएगा। तो ब्रोंकोडायलेटिस आपको सब मालूम है, बहुत सारे ब्रोंकोडायलेटिस, डेरिफ्लिन है, अम्नोफिलिन है, साल्बुटामोल है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम पेशेंट को दे सकता है। बेंजोडाइजेपिन से जैसे पेशेंट बहुत परेशान है सांस लेने में, पर स्पेशली जो पेशेंट उनका आखिरी सांस ले रहा है, आप लोग देखा होगा हॉस्पिटल्स में जब दिन कम होता जाता है, पेशेंट का तकलीफ ज्यादा होता है, तो ऐसे वाले पेशेंट्स को डाइसिपाम नहीं तो मिडाजोल एंड लोराजिपाम ये सब देना पड़ता है, ताकि पेशेंट को वो जो सांस का फूलने का वो जो तकलीफ है ना थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर ओपियोइड्स और स्टेरॉइड्स, लेकिन आखिर में है ना जब पेशेंट का दिन कम होते जा रहे हैं वहां पर स्टेरॉइड्स वगैरह हम लोग ज्यादा देता नहीं। देखो साल्बिटामोल, एटर्बिटोलिन, डेरिफ्लिन, नेबुलाइजेशन दे सकता है पेशेंट को है। अगर पेशेंट को ज्यादा बलगम है और वो बलगम बाहर नहीं आ रहा है, आप नेबुलाइज करो ताकि पेशेंट का वो बलगम बाहर आ जाएगा और सांस लेने में आसान हो जाएगा। डेक्सामेथासोन सबसे ज्यादा पैलिएटिव केयर में हम लोग यूज होता है डेक्सामेथासोन। जब भी पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है थोड़ा सा डेक्सामेथासोन दे देता है। ऑफ कोर्स बेंजोडाइजेपिन, थियोफिलिन दे सकता है। ये देखो पेशेंट इतना परेशान हो जाता है ना जब मास्क मुंह में रखता है। सबसे अच्छा क्या मालूम, वो जो प्रॉन्ग्स रखना है, जो नाक के अंदर ऐसे रखने वाली चीज है ना, प्रॉन्ग्स जो बोलता है वो रखो, वो ठीक है। ये रखने से क्या है ना पेशेंट का फेस पूरा कवर हो जाता है और पेशेंट और परेशान हो जाता है, बात कर नहीं पाता है किससे, मुंह सब सूख जाता है। तो हमको सोचना चाहिए कौन सी वाला देना चाहिए। अभी ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में हम लोग जब बात करेंगे, पैलिएटिव केयर में ज्यादातर हम ऑक्सीजन थेरेपी ज्यादा यूज नहीं करते हैं, फिर भी जैसे कि पेशेंट को हाइपोक्सिया साइनोसिस है, ठीक है, ऑक्सीजन हेल्प करता है। और कभी कभी हम लोगों को सैचुरेशन देखना पड़ता है, अगर सैचुरेशन बहुत कम है ऑक्सीजन देने से और सैचुरेशन सैचुरेशन देखने से हमको पता चलता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन कम है कि नहीं कम है। तो अगर कम है तो हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं ताकि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा।
फिर पेशेंट को जो सडन एपिसोड्स ऑफ हाइपरवेंटिलेशन होता है, पैनिक अटैक्स वगैरह होता है, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकता है। अच्छा, नॉन ड्रग मेजर्स क्या कर सकता है? जैसे कि आप नर्स है, नहीं तो आपका पेशेंट का फैमिली है, जिसको आप सिखाना चाहता है कि पेशेंट अगर घर गया तो उनको सांस का तकलीफ होता है, क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि फैमिली और उनका पेशेंट को एक्चुअली पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, घर को वो किस लिए हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात, हड़बड़ा नहीं होना चाहिए। फैमिली को बोलना है, जब उनको सांस का तकलीफ होता है ना, सब हड़बड़ाता है, ठीक है, परेशान हो जाता है, तो वो परेशानी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उनको बोलना ज्यादा परेशान नहीं होना है पेशेंट के सामने। दूसरी, अगर उन लोग ने एक टाइट वस्त्र पहना है, ठीक है, वो सब लूज करना है। जो खिड़की दरवाजा सब है, सब खोलो। अगर लोग सब वहां पर खड़े, उनको बोलो सब लोग बाहर जाओ, पेशेंट के साथ, पेशेंट और पेशेंट के साथ एक जन काफी है। ठीक है। अगर आपके पास फैन है, फैन है ना, थोड़ा सा पेशेंट को मुंह की तरफ टर्न कर लो, थोड़ा सा हवा लग जाएगा फेस में, है ना, पेशेंट को थोड़ा सा सांस लेने में मुश्किल कम हो जाएगा। नहीं तो एक कपड़ा ले लो, गीला करो और मुंह पोंछ लो, उसमें भी उनको सांस लेना, थोड़ा सा सांस का वो जो तकलीफ है वो कम हो जाएगा। फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को बोलो ट्राई करने के थोड़ा सा लंबा सांस लेने के लिए, नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ने के लिए। फिर हम पेशेंट को और क्या कर सकते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपी। अगर आप पास में रहता है पेशेंट को, और पेशेंट को बोलो आराम से ले लो, हम लोग यहाँ पर है, पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए ट्राई। अगर आप एक हाथ रखा है, थोड़ा सा पीठ के ऊपर आप मालिश करो पेशेंट को। अगर पेशेंट चाहता है थोड़ा सा गर्म पानी पीना है, नहीं तो थोड़ा सा गर्म चाय कुछ पीना है, थोड़ा सा दे दो, ताकि गर्म पीने से थोड़ा सा उनको हल्का हो लगेगा। ठीक है। और ऑफ कोर्स मॉडिफिकेशंस ऑफ लाइफ वो बहुत जरूरी है। जैसे कि पेशेंट है ना, बाथरूम जाना है, जल्दी उठ जाता और भाग जाता है बाथरूम, ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको बोलना है जब भी आपको बाथरूम जाना है, नहीं तो बाहर आना, कहीं बैठना है, हर 2 स्टेप के बीच में उनको रुकना है, एकदम भाग के नहीं जाना, क्योंकि तब सांस ज्यादा फूलेगा। सो हर 2 स्टेप रखने के बाद थोड़ा सा आराम करो, फिर 2 स्टेप रखो। ठीक है। दूसरी बात, पेशेंट को बोलो ज्यादा झुकना, ज्यादा एक्सरसाइज करना, ये सब नहीं करना। खाना वगैरह खाता पेशेंट को धीरे धीरे खाने के लिए बोलो, और अच्छा हजम होने वाला खाना देना है। ज्यादा ये क्या बोलते हैं, ज्यादा मिर्ची, नहीं तो ऑयल का चीजें है ना, तेल वगैरह, वो सब कम करना है। पेशेंट को जो जल्दी हजम होता है ऐसा वाला खाना देना चाहिए। और जब पेशेंट को पैनिक अटैक्स होता है, जल्दी जल्दी पास में होते रहता है, तो पेशेंट के पास खड़े हो जाओ, पेशेंट से बात करो, पेशेंट को बोलो अभी हम लोग ये सब कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा। उनको समझाना चाहिए ऐसे क्यों हो रहे करके, और उनको कभी छोड़ के नहीं जाना। कभी कभी कोई कुछ नर्सेस क्या करता है, पेशेंट को सांस का तकलीफ होगा, उन लोग भाग जाता है वहां से, खड़े नहीं होते हैं। नहीं, पेशेंट का पास ही रुकना। और दूसरी एक बात है, जो पेशेंट बहुत ही डरता है, जब सांस लेने में तकलीफ होता है, वो सोचता है कि मैं मर जाऊंगी। और बात ये भी है, जब पेशेंट का सांस लेने का तकलीफ ज्यादा ज्यादा होते जा रहे हैं, और पेशेंट का दिन कम होते जा रहे हैं, सांस लेने का तकलीफ ज्यादा होगा, और सांस फूलना ज्यादा होगा। तो ये बहुत जरूरी है, पेशेंट का फैमिली को इसके बारे में आप बताना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट को वैसी तकलीफ हो रहा है, लेकिन जो देख रहे पेशेंट को देखभाल कर रहे उनको और ज्यादा तकलीफ हो, ये सोच के ये इसको सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहे करके उनको और
मुश्किल होगा। तो इसलिए हम लोग को उसको करेक्ट करना चाहिए। देखो, उनके पास खड़े हो जाओ। जैसे कि मैंने बोला ओपियोइड्स अच्छा है, नहीं तो हम लोग कभी मॉर्फिन विथ मेडाजोलिन सब दे देता है। अगर पेशेंट ज्यादा कंफ्यूज हो गया, पेशेंट और कुछ कुछ बात कर रहा है, ठीक है, ठीक से बात नहीं कर रहा है, हैलोपेरिडोल भी दे सकता है, लेकिन ये सब डॉक्टर साहब को लिखना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नर्सिंग केयर आप लोग क्या कर सकता है, पेशेंट को हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन देना, वो बहुत जरूरी है। हमेशा ये नहीं सोचना सब भी पेशेंट्स को बिठाना जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे पेशेंट है, अभी सोच एक पेशेंट आया, बहुत सांस का तकलीफ हो रहा है, अब पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दिया, जैसे हम बोलते हैं ना फाउलर्स सेमी वॉलर्स पोजीशन, लेकिन पेशेंट बोल रहे हैं मुझे ऐसे नहीं बैठना, मेरे को और मुश्किल हो रहा है, मैं लेटना चाहता हूँ, एक साइड में लेटना चाहता हूँ, छोड़ो, पेशेंट का कंफर्टेबल आप जरूर देखना है, ठीक है। तो और पेशेंट ऐसे भी बैठता है ना, दोनों हाथ ऐसे करके सामने की तरफ, उन लोग थोड़ा सा झुक के भी बैठेगा, उनको ठीक है, जैसे पेशेंट का कंफर्टेबल पोजीशन है वो दे दो पेशेंट को। फिर मैंने जैसे बोला, विंडो, खिड़की, दरवाजा सब खोल कर रखना है, लोगों को बोलो उधर नहीं, भीड़ नहीं जमाना नहीं चाहिए, ठीक है। फैन को रखो, थोड़ा सा पानी दे दो, पेशेंट से बात करो, नहीं तो क्या होता है, सांस फूलना ज्यादा होता है, पेशेंट को डर लगता है, समझ में नहीं आता है, पेशेंट को एंग्जाइटी ज्यादा हो जाता है और सांस लेना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो भी पेशेंट आ रहा है, पेशेंट के साथ बात करो, पेशेंट को बोलो हम लोग अभी आपके पास ही हैं, आपको हम लोग दवा दिया है, हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पेशेंट को जब छोड़ के जाता है ना, अकेलेपन में और सांस को फूलना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब ये डेथ रैटल क्या है, डेथ रैटल ये है जब पेशेंट का दिन कम हो जाता है, मतलब मरने का वो टाइम होता है। कभी कभी अब सुना होगा यहाँ पर है ना, मतलब हमारा मुंह के अंदर से एक आवाज आएगा जैसे कि पानी वहां पर भरा हुआ है, उसको डेथ रैटल बोलता है। पेशेंट जब सांस लेता है हमको सुनाई देगा ऐसे खर 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 कर, जैसे पानी है ना, पानी अंदर है करके, ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने सक्शन भी किया होगा, लेकिन सक्शन करो फिर भी वो वैसी की वैसी रहेगा, ठीक है। एक्चुअली पेशेंट को उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हम देखभाल कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि उन लोग वो आवाज जब सुनता है ना, उन लोग सोचता है अरे सिस्टर आप थोड़ा सा सक्शन करो करके, लेकिन सक्शन करने से भी कोई फायदा तो है ही नहीं, ठीक है। तो पेशेंट को एक साइड लाइन पोजिशन दे दो, अगर कुछ सेक्रेशन है तो उसको वाइप करो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पेशेंट को फैमिली को इसके बारे में बता दो, बोलो पेशेंट को तकलीफ नहीं हो रहा है, इसलिए ज्यादा हम लोग सक्शन भी नहीं करता है, ठीक है। पेशेंट को एक साइड में डालो, नहीं तो एक पोस्टरल ड्रेनेज करो ताकि मुंह से वो पानी जो भी है आ जाएगा। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तभी थोड़ा सा सक्शन करना है, ठीक है। सो डेथ रैटल में सबसे ज्यादा हम लोग वो सेक्रेशन ज्यादा होता है ना, और स्पेशली सम पेशेंट्स जब उनका मरने का वो टाइम आता है ना, तो ज्यादा सेक्रेशन हो जाता है, तो ऐसे वाले पेशेंट्स को हम लोग हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड दे सकता है, हायोसिन ब्यूटल ब्रोमाइड देता है, ग्लाइकोपेरालेट भी दे सकता है, मोस्टली सबक्यूटेनियस, ताकि सेक्रेशंस कम हो जाएगा, ठीक है। तभी कफ, खांसी, आप लोग सब बहुत जगह, मतलब नॉर्थन साइड, नॉर्थ ईस्ट सभी में जब ये ठंडी के टाइम क्या होता है, ज्यादा खांसी जुकाम ये सब लगता है। और आपको अच्छा मालूम है, अभी ये कोविड का टाइम बहुत लोगों को खांसी ज्यादा हो गया था, लेकिन खांसी भी सूखा खांसी होता है, बलगम का खांसी भी होता है। तो पहले हम लोग देखना चाहिए कौन सी वाला खांसी है, क्योंकि सूखा वाला खांसी भी बहुत मुश्किल देता है, और बलगम वाला खांसी भी बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि बलगम जब बाहर नहीं आता, अटक जाता है, सांस फूलना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना चाहिए कि पेशेंट का जो खांसी है कैसा वाला खांसी है, और पैलिएटिव केयर में हम लोग
29 to 83% लोगों को खांसी का तकलीफ होता है, स्पेशली इन लंग कैंसर पेशेंट्स 90%। सो बहुत सारा कॉज है। सबसे पहले तो इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। सो क्या कहते हैं ना, अगर वो जो बलगम पीला रंग का है, इसका मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन है, तो तुरंत हम लोग एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। और बलगम के साथ खांसी है तो हम लोग क्या देना है, एक्सपेक्टोरेंट देना है। अगर ड्राई काफी है तो ड्राई खांसी है तो उसको सप्रेसेंट देना है। ठीक है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि अगर पेशेंट को बलगम है, बलगम हम लोग को बाहर लेके आना है ना, तो उसके लिए एक्सपेक्टोरेंट देना पड़ता है ताकि वो बलगम खांसी करके बाहर आएगा। अगर आप सप्रेसेंट दे दिया, क्या हो जाता है, पेशेंट का बलगम उधर की उधर ही रहेगा, बाहर भी नहीं आएगा और ज्यादा तकलीफ होगा। फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि पोस्टरल ड्रेनेज, चेस्ट फिजियो। पेशेंट को बोलो जब बलगम अटक जाता है, पेशेंट को बोला धीरे से खांसी करने के लिए, ताकि वो बाहर आ जाता है। नहीं है तो नेबुलाइजेशन ले लिया, गर्म पानी का नेबुलाइजेशन, सेकना बोलता है, नेबुलाइजेशन लेने के लिए बोलो। घर में उन लोग कर सकता है। अगर जब वो नेबुलाइजेशन लेता है, गर्म पानी का नेबुलाइजेशन लेता है, ये जो बलगम है ना वो थोड़ा से सॉफ्ट हो जाए, मतलब हल्का हो जाता है, नरम हो जाता है, और वो खांसी करके बाहर ले पाएगा पेशेंट। सो एयरवे डिसीज, अस्थमा, COPD सब, ब्रोंकोडायलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फिजियोथेरेपी, ये सब हम पेशेंट को दे सकता है। ठीक है। खांसी में और एक तकलीफ है, जब ज्यादा खांसी होता है, आप देखो पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, आंखें ऐसे फूल जाता है पेशेंट को। पेशेंट आपको ऐसे दिखाएगा कि खांसी की वजह से मैं सांस ले नहीं पा रही हूँ। कोई कोई को तो पेशाब कर देगा, उन लोग यूरिन भी आ जाएगा, क्योंकि उतना बहुत ज्यादा खांसी। इसलिए जब भी एक पेशेंट खांसी करता है, प्लीज पेशेंट के पास ही रहना, थोड़ा सा गर्म पानी दे दो तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा खांसी कम होता है। अभी जैसे कि गांव में सब है ना, उन लोग क्या करते हैं, जब ज्यादा खांसी होता है, एक तो तुलसी का पानी देता होगा, है कि नहीं, आ, और क्या दे सकता है, किसी को कुछ मालूम है, आप चैट बॉक्स में डाल सकता है, नहीं तो बोल सकता है। गाँव में आप लोग क्या करता है, जब घर में कोई है जिसको खांसी है, जैसे बुजुर्ग, नहीं तो कोई पेशेंट है, तो ज्यादा दवा को बदली और क्या दे सकता है हम, नहीं तो आप लोगों को वहां पर क्या देता है, चलो कोई बोल सकता है। अदरक की चाय। हाँ करेक्ट, अदरक की चाय। फिर और स्टीम भी कर सकते, भाप लेना। क्या है, बोलो। स्टीम, भाप भाप लेना मैम, वो गर्म भाप पानी लेना का। गर्म पानी से, हाँ हाँ वो भी है, ठीक है। और तुलसी का पानी देते हो क्या वहां पर, आप लोगों का वहां पर? यस मैम, काढ़ा बना के। खाड़ा बनाता है, करेक्ट, रूथ खाड़ा बनाता है, वही है खाड़ा। और कोई कोई तो हल्दी का पानी देता है, थोड़ा सा हल्दी डाल के पानी देता है। मिर्ची, गरम ये काला मिर्च है ना, काला मिर्ची डाल के देता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम गाँव में, जब खांसी होता है, थोड़ा सा बुखार जैसा जुकाम होता है, हम लोग ये सब करते हैं। वो सब करना भी जरूरी है, मतलब नॉन ड्रग मेजर्स है वो सब, वो भी करना जरूरी है। हमेशा कि दवाई पिलाना ये नहीं होता, कुछ जो घर में कर सकता है हम वो कर सकता है। खांसी में एक बात क्या है, जो रिवर्सिबल है, जो हम ठीक कर सकता है, उसको हम जरूर इलाज करना है। ठीक है, जैसे कि आस्थमा, आस्थमा एक टाइम तक हम ये कर सकता है, उसको कम कर सकता है। आस्थमा पेशेंट जो हॉस्पिटल में आ रहा है, हम लोग दवा वगैरह देखा, उनको सांस थोड़ा सा खाने, लेकिन आस्थमा का साथ जब पेशेंट को खांसी रहता है, खांसी के साथ बहुत सारा बलगम है, तो हमको बलगम का भी ट्रीट करना पड़ता है, उसका भी इलाज करना है। सो पूरा बलगम बाहर आ जाता है, फिर बाद में पेशेंट को थोड़ा सा हल्का लगेगा। लेकिन पैलिएटिव केयर में और एक बात है ना, जब सांस फूल जाता है खांसी की वजह से, पेशेंट सोचता है कि मैं मर जाऊंगी, तो कभी कभी है ना, जो पास में रहता है उनको ना इतना जोर से पकड़ेगा,
और हाथों अपना उंगली में बोलेंगे मेरे से नहीं हो रहा है, कुछ करो ऐसे दिखाएगा, क्योंकि उन लोगों को बहुत तकलीफ होता है। ऐसे भी पेशेंट्स है जिसको सांस का तकलीफ होता है ना, उन लोगों को डर लगता है सोने के लिए, उनको नींद भी ठीक से नहीं आएगा। तो हमको सिर्फ वो सांस का नहीं, वो बात नहीं है, पेशेंट का नींद का भी देखना पड़ता है, ताकि पेशेंट आराम से सो सकता है। पेशेंट को एक पीठ की तरफ है ना 2-3 पिल्लो रहकर है ना, जो पेशेंट कंफर्टेबल है बैठने में, उनको ऐसे करो। नहीं तो हमारा कार्डियक टेबल है ना जैसे, नहीं तो घर पर स्टूल है, स्टूल सामने रखो और पेशेंट को एक पिल्लो डाल दो, ताकि पेशेंट उसके ऊपर सो सकता है। छोटे छोटे चीजें हैं जो हम पेशेंट के लिए हम कर सकता है अपना घर पे ही, तो वो हम करना चाहिए। उनको बताना भी चाहिए पेशेंट को, फैमिली को। कोई तो टाइट कपड़ा पहना होगा तो उनको बोला हमेशा थोड़ा सा लूज कपड़ा पहना, स्पेशली लेडीज से तो उन लोग ब्रा वगैरह टाइट पहना है, तो उनको बोला ब्रा लूज करने के लिए। सो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो हम हमारा तरफ पेशेंट के लिए कर सकता है। जैसे कि मैंने बोला, लो डोज ऑफ ओपियोइड्स है ना, हमारा खांसी और ये सांस फूलना थोड़ा सा कम कर देता है। इवन ट्रायल ऑफ स्टेरॉइड्स भी दे सकता है। सो फाइनली मैनेजिंग हिमोप्टिसिस यानी आपने देखा होगा स्पेशली टीबी पेशेंट्स में, जब उन लोग खांसी करता है बलगम के साथ खून भी आ जाता है। सीएल लंग पेशेंट्स को क्या होता है, किसी पेशेंट लास्ट में बहुत खांसी करके बहुत सारा खून आ जाएगा और कोई पेशेंट मर भी जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है, जब भी पेशेंट्स खांसी करता है, स्पेशली ये जो कैंसर पेशेंट्स आपके पास आता है और पेशेंट बोलेगा कि मेरा ये बलगम में खून देखा है, इसका मतलब पेशेंट को धीरे कहीं भी तो ब्लीडिंग होगा, तो शायद वो लाल भी नहीं होगा, कभी कभी ब्राउन कलर भी होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी होता है उनको पूछना चाहिए कि आपका बलगम का रंग क्या है, पूछो। ठीक है, और दूसरी बात, कुछ पेशेंट्स को इतना ज्यादा ब्लड उन लोग बाहर लेके आएगा, मतलब खांसी करके लेके आएगा, शायद उन मर भी जाता है। हमारा कर्तव्य है पेशेंट के पास रहना, फैमिली को बोलो कभी भी उनको छोड़ के इधर उधर नहीं जाना है। हाँ, ये काम कर सकता है अगर उनके पास कपड़ा है जो डार्क कलर क्लोथ्स है। ठीक है, डार्क कलर क्लोथ्स मतलब रंग ज्यादा रंगीन है, उससे वो खून को कवर करना चाहिए। सफेद कपड़ा नहीं लगाना, सफेद कपड़ा लगाने से क्या है, खून कितना हो गया वो देख सकता है, पेशेंट भी देखेगा, फैमिली भी देखेगा और परेशान हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा रंगीन कपड़ा जैसे ब्लैक, वायलेट, रेड सब है ना, उससे हम लोग वो कवर करना चाहिए। पेशेंट का पास ही रहना है, छोड़ के नहीं जाना है। सो बहुत सारा कारण है जिसकी वजह से, जैसे कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग कैंसर में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सब। कभी कभी ब्लीडिंग फ्रॉम एन एक्स्ट्रा पल्मोनरी सोर्स भी होता है, किसी किसी का नाक से, मुंह से सब खून आएगा, नाक से भी खून आएगा। ठीक है, तो ये सब देखना है। सो टर्मिनली इल पेशेंट में, जैसे कि ये पेशेंट आ रहा है जिसका ऐसे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो हम लोग पक्का ट्रीट तो करना ही है। लेकिन जो टर्मिनली इल पेशेंट है ना, जो अपने लास्ट में पहुंच गया, तब वो खून बहुत आ गया है, ज्यादा करने का कुछ नहीं है, क्योंकि पेशेंट तो धीरे निकल जाएगा। तो वहां पर क्या करना है, एक तो उनके पास ही रहना है, दूसरा पेशेंट को थोड़ा सा हम लोग काम करना चाहिए। अगर पेशेंट को ज्यादा खांसी होता है, खांसी को भी हम लोग ट्रीट करना है, ताकि खांसी नहीं होगा तो ये खून भी ज्यादा बाहर नहीं आएगा। फिर ऑफ कोर्स ये जो खून है उसके लिए, मतलब खून का जो बाहर आना, नहीं तो वो ब्लीडिंग कम करने के लिए हम लोग को दवा यूज करना है। ट्रांस हम लोग यूज करता है, सुक्रालफेट, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बस सब डिपेंड अपॉन द डॉक्टर जो मेडिसिन लिखता है वो मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नर्स आप लोगों को क्या कर सकता है, जहां भी ब्लीडिंग होता है उसको कवर कर दो, पेशेंट के पास ही रहना, फैमिली के पास रहना, उनको बता दो ऐसे क्यों हुआ करके, ये सब बहुत जरूरी है।
जब पेशेंट को बहुत मैसिव हिमोप्टिसिस होता है, ज्यादा ब्लीडिंग होता है, हम लोग पेशेंट को थोड़ा सा सेडेट कर देता है और कलर टॉवल्स बेडिंग सब कवर कर, ताकि पेशेंट का वो डर है ना थोड़ा सा कम करने के लिए। सो मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया, खांसी है तो वो खांसी सप्रेस करने के लिए सप्रेशन देना पड़ता है। एथाम्सलेट, सुक्राल्फेट, ट्रांसमिक एसिड कुछ भी हम यूज सकता है ताकि वो ब्लड मतलब ब्लीडिंग कम होगा। रेडियोथेरेपी कर सकता है, लेजर थेरापीज है, ऑफ कोर्स स्टेरॉइड्स है। अगर ट्यूमर बढ़ गया उसके लिए तब के लिए हम स्टेरॉइड्स भी यूज सकता है। ठीक है, तो अभी ठीक है, अभी आप कौन क्वेश्चन करने जा रहे हैं? या आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी हो पूछ जी सकते हाँ, हैं। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी। हाँ दुलारी बोलो। कोई क्वेश्चन नहीं है कोई। वही तो मैं भी पूछ रही, इतना लोग हैं, 28 के ऊपर लोग हैं, किसी को कुछ पूछना नहीं या कोई सुनता नहीं है? ऑन करके इधर उधर गया है क्या? रबीन एंड शामीना उन लोग हंस रहे हैं, लंबी मेरे ख्याल में उन लोग कोई नहीं है क्या वहां पर? मैम हाँ बोलो। हाँ रूथ रूथ बोलो। मैम अगर कोई खांसी लंबे समय तक रहते हैं, जैसे कि 3 मंथ हुआ, 2 मंथ हुआ, तो ऐसे में क्या कंसिडर कर सकते हैं कि पेशेंट को? अच्छा, सबसे पहले अगर 2-3 मंथ्स तक उनको खांसी रहता है, कारण भी तो होना चाहिए ना, यस मैम। जैसे कि तो टीबी है, नहीं तो एलर्जी। यस मैम। हाँ, सो कारण पहले हम लोग ढूंढना पड़ेगा हमको। एक तो टीबी पेशेंट्स है, जब तक टीबी का मेडिसिन वगैरह नहीं देता है उनका खांसी होता ही रहेगा। तो टीबी पेशेंट्स है तो टीबी का मेडिसिन देना पड़ेगा। अगर एलर्जी है, यस मैम। एलर्जी कौन किस वजह से एलर्जी होता है, कारण देखना है एलर्जी का, और उसको हम लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा। जी मैम। क्योंकि खांसी का एक कारण होता है, क्यों खांसी होता है करके नहीं है, 2 महीने 3 महीने होता है खांसी, लेकिन खांसी का कारण पता करना चाहिए। और मैम अगर कुछ सिम्टम्स ना हो, केवल खांसी हो, तो ऐसे में कैसे पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं? सिम्टम्स अब वही तो बोल रहे रूथ। अभी Yes, ma'am. मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अगर मेरे को रोज खांसी होते जा रहा है, ठीक है, तो लेकिन खांसी का कुछ तो वजह तो होगा ना, तो मैं पूछना चाहिए पेशेंट को कि आपको खांसी कब होता है। जी। ठीक है, तो कभी पेशेंट बोलेंगे मैं सुबह उठते जब बाहर जाता हूँ, बाहर जाकर खांसी होता है, शायद ये जो सराउंडिंग्स में है ना बहुत सारा पेड़ पौधे हैं उसका कोई एलर्जी होगा, नहीं तो कोई फूल का एलर्जी होगा, किसी किसी का खाने का एलर्जी होता है, किसी का घर में बहुत डस्ट वगैरह है तो ना हमको आंखों में से तो दिखाई नहीं देगा, उसी की वजह से उनको खांसी होगा। जी। तो किसकी वजह से खांसी होता है वो पहले पूछना है। ठीक है, पूछो कि कुछ खाने के बाद आपको खांसी होता है तो क्या खाने के बाद खांसी होता है, किस ओके। टाइम पे खांसी होता है। तो कभी कभी ड्राई कफ बोलता है ना, जो सूखा वाला खांसी, वो ज्यादा से ज्यादा एलर्जी ऐसे वगैरह में होता है, लेकिन उसमें कभी कभी पेशेंट को टीबी भी हो सकता है, मैंने देखा है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। ड्राई कफ के साथ पेशेंट को बाद में पता चला कि पेशेंट को टीबी है करके। ठीक है, तो सिर्फ टीबी नहीं हो सकता, शायद क्या मालूम है पेशेंट को कैंसर है, हमको मालूम नहीं। वो शुरुआत में पेशेंट ऐसे पेशेंट को बस एक क्या बोलते खांसी है, तो कारण हम लोग पता करना चाहिए। अगर आप ऐसे कोई पेशेंट है तो उनको बोलो जाके एक एक्सरे लेने के लिए, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखाने के लिए कि 3 महीने से खांसी है, 3 महीने का खांसी ठीक नहीं है, उसका कुछ तो इलाज होगा, कारण होगा, उसको पता करना पड़ेगा। जी। थैंक यू।
मैम वन क्वेश्चन। जी हाँ, शशि शेखर या अगर हमारा पैलिएटिव केयर पेशेंट हम ये लगभग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर अवे विजिट करते हैं और ये देखते हैं कि देयर आर सो मेनी प्लेसेस देयर इज नो मेडिकल सोर्स, बहुत कम है जी हाँ, और लोगों को सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है और उसके बाद उनके पास दवाई की सुविधा नहीं है, इवन फैमिली भी नहीं उनको सपोर्ट करते हैं। तो इन परिस्थिति में अगर मैं ब्रॉड नहीं सोच रहा हूँ, हम पैलिएटिव केयर के बारे में सीख रहे हैं, उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहे हैं कि अगर हमारा पैलिएटिव पेशेंट किसी को अगर सांस लेने में तकलीफ है और जहाँ मेडिकल सुविधा बहुत कमजोर है और कम है, उस परिस्थिति में हम लोगों को सलाह क्या दे सकते हैं या तो उनको क्या बता सकते हैं? सही देखो, ये तो एक क्या परेशानी की तो बात ही है, क्योंकि Yes, yes. आप जैसे बोल रहे कि 30-40 किलोमीटर जाना पड़ता है उनका अस्पताल में, क्योंकि ऐसे गांव भी है, मुझे भी मालूम है, ऐसे वाला गांव है जहां पर बिल्कुल अस्पताल नहीं है, पेशेंट को वहां पर पहुंचाना मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर पेशेंट पहले से आपको मालूम होता है कि पेशेंट को ऐसे तकलीफ होता है, एक्चुअल दवा वगैरह पेशेंट का पास हर टाइम रखना बहुत जरूरी है। एक तो अगर जैसे कि मैं बताऊं, पेशेंट अभी आज मतलब गांव से अस्पताल में आया, दिखाया है, तो पेशेंट बोलना पड़ेगा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब मेरा घर इतना दूर है, ठीक है, तो आप सिर्फ 10 दिन का दवा देने से मेरे को मुश्किल होता है, ठीक है, आप 1 महीने का दवा दे दो, ताकि 1 महीने को वो दवा खत्म होने से पहले, वो एक ही एक बात है, ठीक है। बहुत टाइम क्या होता है, पेशेंट है ना, दवा खत्म होने तक वेट करेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। दवा खत्म होने से 2 दिन पहले ही उन लोगों को अस्पताल में जाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, अगर पेशेंट उस स्थिति में नहीं है जाने के लिए, पेशेंट का फैमिली जा सकता है। पेशेंट का फैमिली, अभी जैसे कि हमारा पीएचसी सेंटर है ना, वेलनेस सेंटर, ये सब है ना, ज्यादा का ज्यादा गांव में सब है, वेलनेस सेंटर वगैरह है जो नजदीक में, वहां पर पेशेंट का फैमिली जाके डॉक्टर साहब को बताना पड़ेगा कि पेशेंट को लेके आ नहीं पा रहे, ये है, क्योंकि वैसे तो पेशेंट को उन लोग ने पहले से दिखाया होगा, उनका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा वो दिखाना है और बताना कि पेशेंट का स्थिति ऐसे ऐसे है। तो जैसे कि आप अगर पेशेंट को जाके देख रहे, सोचो थोड़ा चीजें पेशेंट का फैमिली को आपको सिखाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे, पेशेंट का खांसी है तो कैसा वाला खांसी, जैसे मैंने अभी बताया, सूखा वाला खांसी है, नहीं तो बलगम वाला खांसी है। बलगम वाला खांसी है तो उस खांसी में वो बलगम क्या रंग है, ठीक है, पेशेंट को बुखार आता है कि नहीं, ठीक है। खांसी करने का टाइम पेशेंट को पता नहीं चल रहा कि पेशाब कर लेता है, ठीक है। तो फिर कभी खांसी करने का टाइम छाती में दर्द होता है क्या, और सांस लेने में तकलीफ होता है क्या, जब सांस लेते वक्त छाती में दर्द, जैसे कि प्लूरल एफ्यूजन हम बताता है ना, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं प्लूरल एफ्यूजन क्या है करके। अभी मैं एक एक्सपीरियंस बताऊं, मैं सांस लेने में तकलीफ होता, रात हो गया 2-3 बजे, बिल्कुल गांव में है, ठीक है, रात को बहुत मुश्किल हो गया था, बोल रहे सांस लेने के टाइम ऐसे पकड़ता है, बहुत दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब प्लूरल एफ्यूजन था। अब इतना रात में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या किया मालूम है, किसी को नहीं है, मेरा पिताजी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग सब लड़की है, कोई नहीं है घर में, ठीक है, और हम लोग बहुत दूर था, तो मैंने क्या किया मालूम है, घर में प्लास्टर था, ठीक है, जैसे मेरे पापा ने सांस लिया था, मैंने रुकने के लिए बोला, मैंने प्लास्टर निकाल कर पूरा स्ट्रैपिंग कर दिया इधर, ये सच्ची बात है, पूरा स्ट्रैप कर दिया। फिर मैंने पापा को पूछा अभी कैसे है, तो बोला हाँ अभी थोड़ा सा ठीक, क्योंकि वो क्या हुआ, जब हम सांस लेने के टाइम ये फूलता तभी उनको दर्द होता है, ठीक है, पूरा रात ऐसे ही रहा, ठीक है। फिर सुबेरे हम लोग हॉस्पिटल में लेके गया, ठीक है, गाड़ी वाला रख के लेके गया, वहां पर गया तो डॉक्टर साहब तो देखे तो बिल्कुल ये हो गया, डॉक्टर साहब बोला वाह क्या करके रखा है करके, डॉक्टर साहब ने बोला बहुत ही अच्छा ही कर दिया आपने करके, क्योंकि तब तक तो पापा का ना थोड़ा सा सांस लेने में थोड़ा सा ये ना, तो
ऐसी चीजों में जैसे कि अभी बताया ना, पेशेंट को बहुत सारा खांसी होता है, थोड़ा सा गर्म पानी देना, नहीं तो जैसे कि हमने हल्दी पानी, ऐसे कुछ चीजें जो आप लेकिन पहले से बोल कर रखना है। तीसरी बात, पेशेंट को आप जानता है पेशेंट कैंसर पेशेंट है, पेशेंट का कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, और जब डेथ नियर हो जाता है, पास पास आता है, पेशेंट का तकलीफ और ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बारे में पेशेंट का फैमिली को मालूम है कि नहीं वो, ठीक है, तो हमको बात करना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो पेशेंट का फैमिली तो ये पता चलेगा, समझ में आएगा कि पेशेंट का ये नजदीक हो रहा है, इसलिए तकलीफ भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर पैलिएटिव केयर है तो ठीक है, वैसे हम लोग दवा देता है पेशेंट को, ताकि पेशेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए करके। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें हम, आप जैसे कि आपका गांव में, नहीं तो गांव में आप सोचो कोई नर्स है, नहीं तो कोई डॉक्टर है, ठीक है, उनके साथ संबंध रखना अच्छा है, ताकि अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है, पेशेंट उनको बुला सकता है। छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है ये पीएससी ने, जैसे कि मुझे मालूम है, मेरे हस्बैंड का गांव में है ना, एक हेल्थ सेंटर तक नहीं है, सिर्फ एक आशा वर्कर आता है जाता है। ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो गांव में कोई है तो सबसे अगला, फिर थोड़ा सा नेबुलाइजेशन सिखाओ, कैसे नेबुलाइजर की जरूरत नहीं है, हमको मालूम है, बड़ा वाला पतला में और पानी ले लो, गर्म करो, वो भी हम कर सकता है पेशेंट को। ऐसे छोटे छोटे चीजें आप पेशेंट को फैमिली को सिखाओ, ताकि इमरजेंसी में जब तक उनको हॉस्पिटल पहुंचने तक कुछ तो उन लोग कर सकता है। क्या बोल रहे शशि? थैंक यू मैम, थैंक यू। आप कहाँ का है? आई एम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। वो यूपी कहाँ पर है? फतेहपुर में। अच्छा, फतेहपुर। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो। हाँ, प्रमिला जादेव, बोलो प्रमिला। हाँ मैम, मैं होम विजिट के लिए जाती हूँ ना पेशेंट के यहाँ। तो पेशेंट कहाँ पर है जगह? यहाँ पुणे महाराष्ट्र में। ओ पुणे, बोलो। हाँ, तो पेशेंट को विजिट के लिए जाती हूँ ना मैं। जी हाँ। रिलेटिव बुलाता है कि पेशेंट ऐसा कुछ तो भी कर रहा है, कर रहा है, जरा आके देख लो, डॉक्टर नहीं है अभी अवेलेबल। तो मैं जाके देखती हूँ, वो ग्रंटिंग करता है ना पेशेंट, आपने बोला डेथ रैटल टाइप। हाँ, लेकिन हम डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं ऐसे पेशेंट के रिलेटिव को कि अभी नहीं, ये इसकी डेथ होने वाली है वगैरह, हम तो नहीं बोल सकते ना। अच्छा, ब्रेकिंग बैड न्यूज का क्लास हो गया स्नेहा? जी मैम, कम्युनिकेशन के अंदर ब्रेकिंग बैड न्यूज हो गया हो गया ना। तो आपको बताया होगा क्या कैसे बोलना है करके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शायद पेशेंट का फैमिली को पहले से मालूम होगा कि पेशेंट का स्थिति ठीक नहीं है, एक बात है। ठीक है, अगर ऐसे बोला नहीं है, पहले आपको पूछना चाहिए। हमने बताया ना कि पेशेंट का फैमिली को पूछो कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, पेशेंट का क्या हुआ है, आपको कुछ मालूम है? ठीक है, शायद मालूम भी होगा, ठीक है, तो उनको बोलो पेशेंट को अभी पेशेंट का है ना स्थिति थोड़ा सा गंभीर है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जाते जाते पेशेंट के यहाँ पर थोड़ा सा पानी जैसे सेक्रेशंस हो जाता है, इसलिए ये आवाज आपको सुनाई दे रहे। ठीक है, तो पेशेंट को आप हमेशा साइड में लिटाओ, ताकि वो पानी जो सेक्रेशंस है वो मुंह से बाहर आ जाएगा, नहीं तो आप साफ करो। ठीक है, आप पैलिएटिव में काम कर रहे हैं परमिला? नो मैम, मैं होम विजिट करती हूँ सिर्फ, लेकिन पैलिएटिव के पेशेंट बेड रिडन पेशेंट रहता है। बेड रिडन पेशेंट्स को। अच्छा, बेड रिडन पेशेंट्स में भी स्ट्रोक वाला पेशेंट होगा? हाँ, है, रहता है वो। तो हाँ, उसमें भी होता है, उसमें होता है। ठीक है, सिर्फ वो बात नहीं है, कभी कभी एस्पिरेशन हो जाता है ना, तब भी ऐसा आवाज सुनाई देगा आपको। एस्पिरेशन निमोनिया हम बताते हैं ना। हाँ, तो पेशेंट को इन लोगों ने सीधा लेटा कर पानी दे दिया होगा, पानी दे दिया, हाँ। तो वो हो जाता है। तो उसको भी आप लोगों को सिखाना पड़ेगा पेशेंट को फैमिली को, कि कभी भी पेशेंट को लिटा कर कुछ खिलाना पिलाना नहीं, पेशेंट को बिठाओ, बिठाने के बाद ही देना है करके। लेकिन ये बात है, ठीक है,
पेशेंट का कंडीशन के बारे में पेशेंट का फैमिली को मालूम है कि नहीं, ये पता करना है। ओके अगर पता नहीं होता है, अगर आपको लगता है कि पेशेंट कंडीशन मतलब नजदीक आ रहा है, ठीक है, उनके साथ बैठो, पता करो उनको क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, और धीरे धीरे बोलो पेशेंट का कंडीशन थोड़ा सा मतलब कंडीशन खराब है, ऐसे ऐसे हो रहा है, इसलिए पानी हम पर जमा हो रहा है, वो पानी की वजह से वो आवाज आ रहा है, ठीक है। इसके लिए आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये नहीं कि मुंह में देख लिया बता दिया हाँ पेशेंट अभी मरने वाला है इसलिए उसको मुंह में पानी आ गया करके, ठीक है, ऐसे कभी बोलना ही भी नहीं, नहीं नहीं ठीक है। ओके थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हेलो हाँ हेलो। ये कौन है? रवि भाई, रविन भाई। हाँ मैम, हमारे बाजू में एक पेशेंट है, एब्डोमिनल कैंसर है उनको। पक्का पता नहीं है पर उनको श्वास फूलती है, 2-3 दिन से अभी ज्यादा लगता है सांस फूलने में तकलीफ है। मैंने उनको बताया था कुछ जांच करो यहाँ हाँ कैंसर कहाँ कहाँ आपका जगह बताओ बच्चे। एब्डोमिनल में है, वो पक्का पता नहीं है मैम। पता नहीं, नहीं वो तो मुझे समझ में आ गया। कितना उम्र का है? 45 ईयर्स। 45। अच्छा, आप और उनका हाँ वो कल उन्होंने जांच करवाई थी, वो ब्लड रिपोर्ट कराया था तो हीमोग्लोबिन 4 था। तो उसकी हीमोग्लोबिन की वजह से, वो हाँ वेट नहीं, एनीमिया का वजह से भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, एनीमिया और भी क्या है। जांच किया उन्होंने? नहीं सिर्फ वो पैसे की तकलीफ है इसलिए वो ज्यादा जांच नहीं करवाया। मैं अच्छा, वो ज्यादा ये डॉक्टर नहीं ने कर बोला रहा। था अच्छा कि ठीक है ब्लड ठीक है। अच्छा, चाहिए। ये दूसरी ये बात बताओ, तो कहाँ मैं से ये बात कर रहा है, कौन सी जगह से आप बात कर रहा है? आपका जगह बोलो। बड़ौदा गुजरात। अच्छा, गुजरात से। अच्छा गुजरात ठीक है। में बड़ौदा। बड़ौदा, वहां पर तो बहुत सारा हाँ पीएचसी सेंटर और पीएचसी सेंटर्स है ना? हेलो, हाँ है वहाँ प्राइमरी हमारे हेल्थ केयर गांव में सेंटर है ना, 3-4 वेलनेस हाँ सेंटर्स है, मैम है। गुजरात है ना, प्राइमरी वेल्थ सेंटर्स है, ठीक है। पेशेंट को पक्का, आप बोल रहे 40 साल हाँ है, हाँ है। पेशेंट को जरूर इसके लिए जाना पड़ेगा, जांच के लिए जाना पड़ेगा। सबसे पहले एनीमिया 4 है उनका, HB4 बोल रहा है, 4 मतलब उसकी वजह से भी पेशेंट हाँ को हाँ सांस का तकलीफ होगा, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बोला। नाउ सेकेंड थिंग, ठीक है, हाँ। खून क्यों 4 हुआ है, HB क्यों 4 है, इसका मतलब कहीं भी तो ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा पेशेंट को। एक बात, जैसे कि आप बोल रहे हैं ऐसे दिख रहा है कि नहीं पेशेंट को कैंसर है करके, नहीं पेशेंट का है कैंसर तो है उन्होंने कैंसर रिपोर्ट है। करवाया है इसे। अच्छा, तो रिपोर्ट करवाया था। हाँ, अगर हाँ अब्डोमिनल हाँ कैंसर हाँ है तो सुनो, अगर अब्डोमिनल कैंसर है तो पेशेंट को कहीं ब्लीड हो रहा है, उसकी वजह से ब्लीड हो रहा है, तो अगर आप उसका टट्टी का कलर पूछेगा ना, मोशन का कलर पूछेगा, तो उन लोग बताएगा आपको काला वाला जा रहा है कि नहीं करके। हम्म। हाँ ठीक है, तो उस पेशेंट को हम क्या कर सकता है? मैं पूछ एक तो एसाइटिस होगा, एसाइटिस है तो एसाइटिस में से पानी हाँ निकालना वही बोला। पड़ेगा, पेट में पानी है। हम्म, नहीं रवि, ऐसा नहीं है, पेट में पानी नहीं। पेट में नहीं, पेट फुला है क्या? हाँ हाँ मैं पेट नहीं पेट नहीं फूला है। पेट वो फुला खाना नहीं है, ही नहीं खा रहे। खाना नहीं खा रहा है, तो उसके लिए तो जांच करना नहीं। ही है क्या है करके। हाँ एनीमिया हाँ है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा, अगर पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा किस लिए करके। उनको नजदीक जो भी वेलनेस हाँ वो तो सेंटर मैंने है। बताया उनको। हाँ वो हाँ बोल रहे हाँ, हैं मैं। पता है, हाँ हाँ, तो क्या बोल रहे हैं उन लोग? हाँ मैंने बताया थोड़ा सा पैसे की तकलीफ है हाँ, तो अरेंजमेंट करके वो जाएंगे ऐसा बोला है। अच्छा। तो तब तक के लिए वो सांस फूल रही है तो क्या कर सकते हैं हम, घर पे कुछ कर सकते बच्चे, ये वाला जो सांस फूलता है ना, उसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर हैं? पाएंगे, इसके लिए उन लोगों को इलाज करना ही है, क्योंकि ये अनीमिया करेक्ट करना है। अगर अनीमिया करेक्ट किया है, उनका सांस का तकलीफ कम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर पेशेंट का पेट में पानी है, जो हम बोलते हैं एसाइटिस, उसको निकालना पड़ेगा, तो सांस का तकलीफ हाँ कम हाँ हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। मैंने उनको बताया था पीएससी सेंटर ये सब।
हॉस्पिटल है हमारे वहाँ जाने का। हाँ हाँ पर वहाँ कुछ अच्छा नहीं करते ऐसा बोलते हैं, वो नहीं जा रहे ऐसा। फिर भी एक वो बार अभी मैं बात कर लेता उनको बोलो मोदी साहब को चिट्ठी लिखने के लिए हूँ। गुजरात है ना, लिखने के लिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। नहीं तो क्या कर सकता, हम ज्यादा नहीं कुछ सही नहीं कर बात है, पाएंगे ना। उनको है ना नहीं वेलनेस सही बात सेंटर, है वो। हाँ बहुत सारे सेंटर्स, अच्छा सेंटर्स है, नहीं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुछ भी हो तो वहां पर जाके उनको दिखाना पड़ेगा। हर टाइम प्राइवेट हॉस्पिटल में ये नहीं होता, लेकिन उनको जाके दिखाना पड़ेगा, तभी तो कुछ इलाज होगा। अगर कैंसर है तो कैंसर, गुजरात हम्म, कैंसर सेंटर भी तो है, वहां पर भी पैलिएटिव केयर है। तो ऐसे स्थिति में उन लोग वहां पर जाकर दिखाने दो, ठीक है। श्योर श्योर। स्नेहा, थैंक यू। there is a this one case presentation, Yeah, right? yeah, ma'am, there is a case presentation. Ma'am, thank you for wonderful presentation. That was a very nice presentation, explained very well. Uh, so I would like to invite Asmania, Sister Asmania, Yes, miss. for the case presentation. Over to you, Asmania, ma'am. Oh, Chinchpada Christian Hospital. Good evening. हाँ, वहां पर अब पैलिएटिव केयर में है असमनिया? नहीं मैम, नहीं, अच्छा, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में, छिंदवाड़ा क्रिश्चियन हॉस्पिटल। वहां पर एक सिस्टर है जो जिसको मैं जानता हूँ, याद नहीं आ रहा नाम, बताओ। मेरा नाम है अस्मानिया नगेसिया, क्रिश्चियन हॉस्पिटल छिंदवाड़ा। पेशेंट, मेरा केस प्रेजेंटेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पेशेंट डिटेल, एज 73 years, जेंडर फीमेल, डायग्नोसिस एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, थायराइड, severe local pain with stridor. Presenting complaint, thyroid swelling for 4 months, increasing in size, associated with cough and severe breathlessness. History of illness. Mrs. X is a 73 years old lady presented to the OPD with complaints of swelling over her neck for the past 4 months. It was rapidly increasing in size, which was associated with cough and severe breathlessness. She was taken to Tata Hospital and a FNAC was done, which showed an anaplastic thyroid carcinoma, after which a CT scan was done, which showed right lobe of thyroid mass with extrascapular and deep space extension into carotid sheath. Examination. Vital sign BP 121/78, pulse 102 per minute, respiratory rate 32 per minute, SpO2 98%, temperature 97 Fahrenheit, weight 72.2 kg. No pylon, no icterus, no sinus, no lymph. Treatment and signification investigation. CBC, HB 11.4 gram, TC 21,200, DC neuropathy 92%, lymphocytes 5%, platelet 3,87,000, MCV 71, RBS 299, serum create 0.8, ECG normal, X-ray normal,
medicine, pain relief, medication, limited food. Psychosocial exposure. Therefore, breathlessness, reduced activity level, family issue, low perceived social support, depression, anxiety, denial, and hopelessness. Social disruption, loneliness, spent all their money on indigenous medicine and now it was led to tourists the right treatment. Medication injection dexamethasone 8 mg IV Q8 hourly. Injection Pentop 40 mg IV OD. Injection Diclofenac 50 mg IV Q8 hourly. Tablet amitriptyline 10 mg per oral excess OD. Tablet acyclofenac 100 mg per oral BD. Tablet alprazolam 0.5 mg per oral HSOD. Tablet morphine 10 mg Q4 hourly. Tablet morphine per oral 10 mg PRN. Tablet Dulcolax 2 tabs per oral HSOD. Main points. Counseling the patient and her family. Financial problems. Emotional support and comfort care. Pain management. Teaching about set lead breathing and diaphragmatic breathing. The management of carotid flow. Sound. Research at 73 years old lady presenting to the OPD with complaints of neck swelling for 4 months. It was rapidly increasing in size. She was investigated and was found to have anaplastic thyroid carcinoma. She was admitted in our hospital and was managed for pain and breathlessness. She was given palliative care. Discussion pool. Does this patient require palliative care? How to deal with patient and family concern? How can we contribute towards their management? चलो आसमानिया बोलो, पेशेंट को अभी पैलिएटिव केयर दे रहे हैं क्या? सर पेशेंट तो नहीं है अभी। क्या हो गया? डेथ हो गया है। अच्छा, डेथ हो गया? कब डेथ हुआ? डिस्चार्ज के कुछ दिन के बाद ही। कुछ दिन के बाद, मतलब पेशेंट को लेकिन पैलिएटिव केयर दिया है? पैलिएटिव केयर दिया क्या पेशेंट को? मैम उसका तो लास्ट पोजीशन में ऐसे आए थे हॉस्पिटल पर वो उनको घर लेके ही चले गए। वो हम लोग घर वाले रहे थे कि मतलब इस यहीं पे डेथ हो जाएगा, इधर ही प्रिपेयर रखे थे पर वो लोग घर लेके चले गए उनके रिलेटिव। ठीक है, लेकिन ये पेशेंट को पैलिएटिव केयर का जरूरी है कि नहीं, ये बताओ। जरूरी है क्या पैलिएटिव केयर? है नहीं है। क्यों? किस लिए? सभी बोल सकता है, ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। ये पेशेंट को क्यों पैलिएटिव केयर जरूरी है? ब्रेथलेसनेस है। फिर या नोमिता टेल मी, बोलो नोमिता।
ब्रेथलेसनेस था मैम उस पेशेंट को। हाँ, ब्रेथलेसनेस है, फिर ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, पेन है कि नहीं? यस मैम। और एक चीज है यहाँ पर देखो, द मैनेजमेंट ऑफ कैरोटिड ब्लो आउट, राइट? यहाँ पर इतना बड़ा फोड़ा है, वो कभी भी है ना टूट सकता है, तो क्या होगा, ब्लीड होके ही पेशेंट गुजर जाएगा, राइट? तो और सबसे बड़ी चीज है कि पेशेंट का एज तो देखो 73 इयर्स है, ठीक है? अच्छा, ये बताओ पेशेंट का सेकंड क्वेश्चन था, next this one, show me that this one last this one discussion point, how to deal with patient and families concern, ठीक है? उनको कौन कौन है, पेशेंट को, पेशेंट के घर पे कौन कौन है देखभाल करने वाला? मैम उसके साथ तो उसके हस्बैंड बस आए थे, उसके फैमिली वाले शायद मालूम सब लोग थोड़ा अच्छे से नहीं रहते, उतना ज्यादा मालूम नहीं है। आपने अपने पेशेंट को केयर किया कि नहीं? मैम ड्यूटी तो उधर में जब पेशेंट एडमिट था तो नहीं थे, हाँ, इसलिए ज्यादा पता नहीं है। ज्यादा पता और नहीं। लैंग्वेज भी थोड़ा इधर महाराष्ट्र में दूसरा बोलते हैं। अच्छा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, तो उसका भाषा बात करने वाला कोई नहीं था अस्पताल में? जरूशा एक नहीं था क्या वहां पर? थे मैम, पर मेरा ड्यूटी उधर नहीं था तो ज्यादा बात ही नहीं कर पाया उसके बारे में। जरूशा उधर ही है ना, जरूशा सिस्टर है? हाँ, जरूशा सिस्टर को हाँ बोलो, स्टेला सिस्टर याद किया करके, ठीक है? अब ये बताएं, हाउ टू डील विद पेशेंट एंड फैमिलीज कंसर्न। सबसे बड़ी बात क्या क्या बोलेंगे पेशेंट को? पेशेंट और फैमिली का कंसर्न्स क्या था, हमने देखा है ना, जैसे कि आपने अभी बताया, दर्द कम होना है पेशेंट को, बहुत दर्द में है पेशेंट, है कि नहीं? है शायद नींद में नहीं होगा दर्द की वजह से, उसका भी हमको देखना है। पेशेंट को और भी प्रॉब्लम है, क्यों, है कि नहीं? ठीक है, हाँ, मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है पेशेंट को, है? तो उसका भी हम लोगों को सोचना चाहिए क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, यही एक बात है, ठीक है? तो उनका कंसर्न ये है कि कब तक हम लोग इलाज करेंगे, इनका दर्द कैसे कम होगा, दर्द के लिए हम लोग को क्या करना है, ठीक है? फिर तीसरी बात, ये जो इतना फोड़ा बड़ा वाला आ रहा है, उसको कैसे ड्रेसिंग करेंगे, कौन करेगा, ये सब उनका कंसर्न रहता है। उन लोग सोचते रहता है क्या करूं, कौन करेगा, कौन मुझे सिखाएगा करके। लेकिन जैसे कि आप लोगों को वहां पर डॉक्टर्स नर्सेस है, आप लोगों को ये सब, ये पेशेंट का कैसे देखभाल कर सकता है, वो फैमिली को आपको बोलना पड़ेगा, बताना है पेशेंट को, है कि नहीं? क्योंकि उनका सबसे ज्यादा कंसर्न यही है, 73 इयर्स ओल्ड है, पेन का हमारा वो शायद वो नहीं सो रहा होगा, घर वाले को भी सोने नहीं देता होगा, ठीक है? खाने पीना सब में प्रॉब्लम है उनको। और दूसरे सोचा होगा ना, मैं इतना उम्र में ऐसे क्यों आया, सोचता कि नहीं, है ना? 73 इयर्स होगा, अभी तक मैं अच्छा कट्टा था, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, अचानक मेरे को ऐसे क्यों हो गया? भगवान के ऊपर भी उनका ये उठ गया होगा शायद, पता नहीं हमको, है ना? अगर आप बात किया होता पेशेंट, शायद पेशेंट ये भी बोला होगा आपको कि इससे अच्छा मरना ठीक था, अभी इस उम्र में मैं क्या करूं, पैसा भी नहीं है, कोई दर्द का इलाज नहीं कर रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा कंसर्न्स होगा ये पेशेंट और फैमिली को। शायद ठीक से देखभाल नहीं कर रहा होगा घर वाले, हमको मालूम नहीं, है ना? ठीक है, सो दिस ऑल आर पेशेंट और फैमिली का कंसर्न्स है। तो हम उसको कैसे डील कर सकता है, कैसे डील कर सकता है? विथ गुड कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है? पेशेंट का फैमिली के साथ हम कम्युनिकेट करना है, उनका क्या क्या प्रॉब्लम है पेशेंट का, वो उनको बताना पड़ेगा, हमको क्या इलाज हो सकता है वो हमको बताना पड़ेगा, और पेशेंट को क्या हो सकता है बाद में वो भी बताना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपने लिखा है कैरोटिड ब्लो आउट, हो सकता है पेशेंट को अचानक ये टूटा हुआ कैरोटिड फट गया, खून आया, घर वाला डर जाएगा। तो हमको ये भी, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, किसको, दोनों को,
ये प्रवीण भाई और उनको क्या बोला था, तो उसको कलर्ड टॉवल्स में कवर करना है। अगर ज्यादा खून आ गया तो उसको हम लोग कलर्ड टॉवल में कवर करना चाहिए। पेशेंट को ये नहीं दिखना चाहिए कि सफेद में इतना खून गया करके, वही देख के पेशेंट एंग्जाइटी हो जाएगा। ठीक है, सांस का तकलीफ होगा पेशेंट को, एक तो उम्र की वजह से, दूसरा इसकी वजह से। ठीक है, तो ये सब पेशेंट का कंसर्न्स है जो हम अच्छा से पेशेंट और फैमिली के साथ कम्युनिकेट करके उनको समझा सकता है। ठीक है, और एक बात, जो आप दे सकता है, कर सकता है, सिर्फ वो बोलना, जो नहीं करेंगे ये करेंगे, बाद में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आशा ज्यादा नहीं देना। ठीक है, फिर हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स देयर मैनेजमेंट। ठीक है, अभी आपका हॉस्पिटल कैसा वाला हॉस्पिटल है मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, आपका हॉस्पिटल में पैसा ले रहा है, ये है वो सब मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, हाँ, आप लोग ये कर सकता है, देखो इतना दवा तो दे रहा ऑलरेडी, डेक्सामेथासोन, पैंटोप्रोसोल, डाइक्लोमिट्रिन, एसिनोफ्लिन, अल्प्रोजोल, मॉर्फिन। अच्छा ठीक है, ये सब दवा दे रहा है। उसके अलावा आप लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, जैसे कि आप सांस लेना उनको सिखाना है। ठीक है, तो सांस कैसे ले सकता है, पर्स लिप ब्रीथ है ना, वो सिखाओ पेशेंट को, फैमिली को, नहीं तो पेशेंट को। ठीक है, अगर फोड़ा है, फोड़ा को कैसे ड्रेसिंग कर सकता है वो सिखाओ पेशेंट फैमिली को है। ठीक है, जो दवा दे रहे हैं हम दर्द के लिए, वो कैसे लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, तो करेक्ट टाइम है। स्पेशली मॉर्फिन दे रहा है। ठीक है, तो मॉर्फिन के साथ और एक प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि इतना उम्र भी है। तो कॉन्स्टिपेशन का जो दवा है उनको बोलना सही समय पे लेना है। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए अगर वहां पर कोई RSBY नहीं है तो ऐसे कोई इंश्योरेंस का ये है। ठीक है, ठीक है, वो इंश्योरेंस इसमें कर, आपका हॉस्पिटल में वो सब है क्या आसमानिया, RSBY ऐसा कुछ है? नहीं है, मालूम नहीं है, पता करो। ठीक है, गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा ऐसा बेनिफिट्स है जो पेशेंट को मिलता है, कैंसर पेशेंट ये वर्क मिलता है। ठीक है, अगर आपका हॉस्पिटल में नहीं है, जहां पर है वहां पर आप पेशेंट को भेज सकता है, ताकि उनके पास पैसा का ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर उन लोगों ने वो कार्ड नहीं लिया, RSBY और बहुत सारा है कैंसर का कार्ड नहीं लिया, तो उनको बोलो ये इंश्योरेंस कार्ड बनाने के लिए बोलो, ताकि उनको इलाज फ्री में हो सकता है। ठीक है, सो ये सब आप लोग कर सकता है पेशेंट का और पेशेंट का फैमिली को। ठीक है, आप अपना पॉकेट से पैसा मत देना। ठीक है, अगर है तो दे दो, और दूसरी बात है लेके आप ये कर सकता है, पता करो कौन से इंश्योरेंस का स्कीम्स है, वो स्कीम कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसको दे सकता है। ठीक है, अभी से पता करके रखो, और भी पेशेंट्स आएगा तो आप वो पूछ सकता है, क्या भैया आपके पास ये कार्ड है, तो वो अगर नहीं है बोले तो ऐसा कार्ड बनाओ, ताकि आपको है ना कुछ हॉस्पिटल्स में जाएगा तो फ्री में इलाज हो सकता है। तो इसके बारे में आप लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं तो वी विल कंक्लूड। स्नेहा, ओके, सो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन समझ में आया है और कोई क्वारीज नहीं है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। सो फाइनली रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक कंक्लूजन, क्या क्या हमने आज सीखा कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के अंदर क्या क्या आता है, पेशेंट डिस्निया है तो कैसे मैनेज करना चाहिए, एयरवे इश्यूज है तो कैसे मैनेज करना चाहिए, पेशेंट को कफ है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो कैसे मैनेज करना चाहिए, और किस किस कारणों से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस किस डिजीज कंडीशन से हो रहा है वो भी बहुत वेरी वेल एक्सप्लेन था। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स क्या क्या है वो भी क्लियरली एक्सप्लेन था। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है आपके लिए, प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने क्वेरीज रख सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू सो मच।
थैंक यू पैलियम इंडिया एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ओके, यहाँ पर Thank you, बहुत ma'am. से, ये बिजली वगैरह गिर रहे हैं, इसलिए मैं अभी लीव आउट कर रही हूँ बारिश का Okay. चांसेस है। ओके ओके, Okay. बाय, सी यू ऑल। और जरूषा को मेरा ये देना, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, ओके, बाय। Thank you for joining.